बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट पार्ट यूनिट 1 का जो लास्ट पार्ट है, इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेली है, डेट इज़ साइटोस्केलेटन। साइटो मीन सेल एंड स्केलेटन मतलब उस पार्ट को कहते हैं जो सेल को होल्ड करता है। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, इसी तरह सेल के अंदर भी क्या होता है, स्केलेटन होता है। तो वो स्केलेटन 3 तरह के फाइब्रस स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज़ नॉन एज माइक्रोफिलामेंट, सेकेंड इज़ माइक्रोट्यूब्यूल एंड थर्ड इज़ इंटरमीडिएट फिलामेंट। अब ये जो तीनों फिलामेंट्स होते हैं, चाहे वो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये तीनों मिल के क्या करते हैं, ये सेल का स्केलेटन बनाते हैं, विच इज़ नॉन एज साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑर्गेनेली है, डेट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी इसका काम होता है सेल को कंट्रोल करना। ठीक है, सेल के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसको ये कंट्रोल करता है। और एक बात आपने याद रखनी है कि ये भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। डेफिनेशन में देखें तो कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, यानी एक सेल के अंदर आपको ये काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह नज़र आता है। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो एनिमल सेल जैसे आपको पता है स्फेरिकल होता है, तो उसमें तो न्यूक्लियस किधर होता है, सेंटर में। लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें न्यूक्लियस एक कॉर्नर पे होता है। अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि वाई न्यूक्लियस इन प्लांट सेल इज़ प्रेजेंट एट द कॉर्नर। तो उसकी वजह यह है कि इसके अंदर क्या होता है, बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट के अंदर, और ये जो वैक्यूल होता है ये न्यूक्लियस को साइड पे क्या कर देता है, पुश कर देता है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो कहते हैं एक तो इसके बाहर न्यूक्लियर एनवेलप होती है, फिर इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, फिर इसके अंदर न्यूक्लाई होता है, और क्या होता है, क्रोमैटिन। ये 4 चीज़ें एक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अगर ओवरऑल मैं देखूं तो फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये क्या है, न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस की जो वॉल्स होती है ना बेटे, ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप। इसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर का एक ऐसा पोर्शन होता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लाई। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमैटिन यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। तो ये बेसिक हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स हैं, 4 स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन स्ट्रक्चर्स को हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। अब पहला स्ट्रक्चर क्या है बेटे, न्यूक्लियर एनवेलप। यानी अगर ये न्यूक्लियस है तो इसकी ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है, जो कि 2 लेयर से मिलकर बना होता है। यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। एक तो इसमें लिपिड होते हैं, दूसरे इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और इन दोनों मतलब ये लेयर और ये लेयर जो है, इनके दरमियान वाला जो पार्ट है जिसको मैं शेड कर रही हूँ, इसके अंदर क्या पाया जाता है, एक लिक्विड जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके साथ कहा जाता है कि राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पोरेंस यानी सुराख भी होते हैं। जो बाहर वाली लेयर होती है, बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा पोर्स भी नज़र आते हैं। अब होता ये है कि आउटर मेम्ब्रेन के साथ राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और इसके अंदर पोरेंस भी होते हैं, सुराख होते हैं, उनको न्यूक्लियोपोरेंस कहते हैं। और इन पोरेंस का काम होता है कि सेल के अंदर क्या कराना, मूवमेंट कराना है। और जो आरएनए और राइबोसोम्स वगैरह जो न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो चीज़ें बन रही हैं उनको बाहर भेजना और बाहर से चीज़ें अंदर आ जाना, ये किसका काम है, इन पोरेंस का, इन पोर्स का काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट होता है डेट इज़ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको आप क्या कहते हैं, वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पानी की तरह बिल्कुल लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, आप कह सकते हैं कि पार्ट है। और ये का सेमी लिक्विड होता है, यानी कि ना मुकम्मल लिक्विड है, ना मुकम्मल सॉलिड है, ये सेमी लिक्विड है। प्रोटीन होते हैं इसमें, एंजाइम्स होते हैं, फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, और इसके अंदर कुछ मेटल आइंस और हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आपको मिलेंगी। और ये कहते हैं कि इसकी जो कंपोजिशन है ना, वो साइटोप्लाज्म जो होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, उसकी कंपोजिशन से थोड़ा क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगला पार्ट है न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस होता है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है। देखिए ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो मैंने आपको बताया सेल के अंदर आपको एक डार्क कलर का पोर्शन नज़र आता है। अब मैंने ये आपको नहीं कहा है कि इसके बाहर भी मेम्ब्रेन है, नो, इसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है, ये भी बस ऐसे डार्क कलर का एक पोर्शन है। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये हमें कब नज़र आता है, जब इंटरफेज़ होती है, जब सेल प्रिपेयर कर रहा होता है ख़ुद को डिवीजन के लिए, तो उस दौरान आपको न्यूक्लियोलस नज़र आता है। लेकिन जब सेल डिवाइड होना शुरू करता है, यानी प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ वाली जब फेजेस आती हैं माइटोसिस मियोसिस में, तो ये न्यूक्लियोलस क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है।
अब ये जो न्यूक्लियोलस है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियोलस है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक जो पेरिफ्री पे है, यानी पेरिफ्री मीन जो किनारों पे है, वो ग्रैनुलर होता है, दानेदार होता है और उसके अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं। और दूसरा है सेंट्रल फिब्रिल, यानी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो साइड्स वाले जो पार्ट हैं वो क्या है बेटे, ऐसे ग्रैनुलर हैं, और जो सेंटर वाले हैं वो धागों की तरह ऐसे फिब्रिल हैं। अब जो फिब्रिल वाला एरिया वहाँ पर कौन होता है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल डीएनए बनता है। और जो पेरिफेरल एरिया है वहाँ पर कौन होता है, राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इसका न्यूक्लियोलस का हम कहते हैं कि इट इज़ अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। इसका काम होता है राइबोसोम्स को बनाना। अगला पार्ट है क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। क्रोमेटिन जो होते हैं वो काफ़ी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे जैसे डीएनए होता है। और साथ में इसकी क्या होती हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं। और यही जो क्रोमेटिन होता है, फॉर एग्जांपल ये जो क्रोमेटिन है, ये डीएनए है और ये प्रोटीन है, ये जब आपस में लिपटना शुरू हो जाता है, यानी प्रोटीन के ऊपर डीएनए लिपट जाएगा ऐसे ऐसे, तो ये करते करते एक हमारे पास इस तरह का एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है, इट इज़ मेड अप ऑफ क्रोमेटिड, यानी ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ नोन एज क्रोमेटिड। तो ये कितने क्रोमेटिड हैं, 1 और 2, 2 क्रोमेटिड आपस में जुड़ जाते हैं। और जिस जगह से जुड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर कहते हैं। जैसे एक सीजर होती है ना, कैंची होती है, उसके दोनों पार्ट्स जो है आप यही समझिए कि वो क्रोमेटिड्स हैं, और जहाँ से वो नट लगा होता है और उसको आपस में जुड़ा होता है, डेट इज सेंट्रोमेयर। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है, टॉपिक है, डेट इज स्टेम सेल। स्टेम सेल उन सेल्स को कहा जाता है जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो सेल डिवाइड होकर बहुत सारे तरह के सेल्स बना सकते हैं। तो जब भी एक स्टेम सेल डिवाइड होता है तो उससे जो सेल बनते हैं वो या तो क्या बनते हैं, दोबारा से स्टेम सेल, जैसे ये सेल था, ये डिवाइड हुआ और इससे कितने सेल बने, 2। तो हो सकता है ये जो सेल है ये दोबारा से क्या बन जाए, स्टेम सेल बन जाए, और ये कोई ना कोई स्पेशलाइज सेल बन जाए। ज़रा ही अगर ये स्टेम सेल बना है तो ये आगे बार बार क्या करेगा, डिवाइड होगा। जबकि स्पेशलाइज सेल का मतलब फॉर एग्जांपल ये ब्लड सेल बन गया, या फिर ये नर्व का सेल बन गया, या फिर ये हार्ट का सेल बन गया, तो ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। तो जब भी स्टेम सेल डिवाइड होता है तो 2 तरह के सेल्स बनते हैं, एक को आप कहते हैं स्टेम सेल और एक को आप क्या कहते हैं, स्पेशलाइज सेल, जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसको कोई ना कोई काम असाइन कर दिया जाता है। जैसे ब्लड भी हो सकती हैं, नर्व भी हो सकते हैं, हार्ट सेल भी हो सकते हैं। अब कहते हैं जो स्टेम सेल्स होते हैं ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है क्यों, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ स्टेम सेल। तो पहली बात ये है कि इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके जिस्म के अंदर जो भी सेल डैमेज हो जाते हैं या लॉस्ट हो जाते हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो स्टेम सेल आराम से डिवाइड होकर उससे क्या बना देता है, नए सेल बना देते हैं। यानी आपके जिस्म के अंदर जिन सेल्स की कमी होती है उन सेल्स को कमी को क्या कर दिया जाता है, पूरा कर दिया जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब एक सेल से एक पूरा जानदार बन रहा होता है, एक जाइगोट से पूरा जानदार बन रहा होता है, तो उस दौरान भी ये चीज़ हेल्प करती है कि आपकी बॉडी को बनाए, आपके जिस्म में न्यू सेल बनाए। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट जो एडवांटेज है स्टेम सेल्स का है कि वो बहुत सारी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई है तो उस दौरान ये फ़ायदा हो सकता है, स्टेम सेल हमारे पास उस इंजरी को हील कर सकते हैं। या टाइप 1 डायबिटीज़ है तो टाइप 1 डायबिटीज़ के भी ट्रीटमेंट हम स्टेम सेल से कर सकते हैं। पार्किंसन एक दिमाग की बीमारी होती है जिसमें आपके हाथ, बॉडी आपकी शिवर करती है कॉन्टीन्यूसली, आपने अक्सर किसी न किसी को ऑब्जर्व किया होगा, ये डोपामीन की कमी की वजह से होता है। तो इस सूरत में भी आप स्टेम सेल को यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई हार्ट की, कोई दिल की बीमारी हो, तो इस सब ट्रीटमेंट में आपके पास कौन इन्वॉल्व हो सकता है, कौन आपको हेल्प कर सकता है, स्टेम सेल। तो हमें पता चल गया है कि स्टेम सेल वो सेल्स होते हैं जो एक्चुअली क्या करते हैं कि जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है, जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो डिवाइड होकर नए से नए सेल्स बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। तो एक होते हैं एडल्ट स्टेम सेल, ठीक है। अडल्ट स्टेम सेल वो सेल्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं और ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और उसके अंदर क्या बनते हैं, हमारे पास न्यू सेल। और इसका एक और काम भी क्या होता है कि जो सेल डैमेज हो चुके हैं, जो ख़राब हो चुके हैं, उनको क्या कर लेना, रिप्लेस करना है। कहते हैं ये जो सेल्स होते हैं दे आर मल्टी पोटेंट, ठीक है। पोटेंट एबिलिटी को कहते हैं, ठीक है। मल्टी पोटेंट का मतलब ये होता है कि एक सेल जो है वो सम स्पेसिफिक सेल्स में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। हर सेल नहीं बना सकता, लेकिन कोई 2, 3, 4 तरह के सेल जो है ना एक सेल से बन सकते हैं। दूसरा हमारे पास है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जिसको ESCS कहते हैं, E फॉर एम्ब्रियोनिक, S फॉर स्टेम, C फॉर सेल्स।
कहते हैं जो जो एम्ब्रियो के अंदर न्यू सेल बनते हैं ना, ठीक है, एक सेल होता है आपको पता है, वो उससे एम्ब्रियो बनता है, यानी नन्ना जानदार जिसे हम कहते हैं, और उससे फिर क्या बनता है, एक पूरा जानदार बनता है। तो उसमें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का काम होता है एम्ब्रियो के अंदर बॉडी पार्ट्स, आर्म्स, लेग्स, बॉडी पार्ट्स बनाना। और ये जो सेल्स होते हैं दे आर प्लूरीपोटेंट। तो हम आगे जाके अब देखते हैं कि प्लूरीपोटेंट क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। और थर्ड जो टाइप है उसको हम कहते हैं इंड्यूस प्लूरीपोटेंट, IPSCs। इंड्यूस प्लूरीपोटेंट सेल्स जो होते हैं ये साइंटिस्ट खुद बनाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, लेबॉर्ट्री के अंदर, और ये क्या करते हैं, इससे न्यू सेल्स बनाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। कुछ होते हैं टोटीपोटेंट, ये सेल जो होते हैं वो सेल होते हैं जिसमें एक स्टेम सेल कोई भी किसी भी तरह, हर तरह का सेल जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। प्लूरीपोटेंट जो है वो ऑलमोस्ट एनी सेल, इसमें क्या है, ये तो कंफर्म है कि जो भी सर से पांव तक जो भी आपने सेल बनाना है, जो टोटीपोटेंट सेल है वो सेल बना देगा, ठीक है। लेकिन प्लूरीपोटेंट में क्या है, कहते हैं ऑलमोस्ट जो है कोई भी सेल आप इससे बनवा सकते हैं। मल्टीपोटेंट क्या है, क्लोज रिलेटेड एक ही तरह के जो सेल्स होते हैं, एक ही तरह की फैमिली के जो सेल्स होते हैं, जैसे ब्लड सेल हैं, वाइट है, रेड है, प्लेटलेट्स। अब ब्लड सेल सारे जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। ओलिगो इंग्लिश का वर्ड है जिस मीन फ्यू। ओलिगोपोटेंट जो होते हैं जो फ्यू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाते हैं, और यूनी मीन वन। ऐसे सेल्स जो सिर्फ एक ही तरह के सेल बनाए उनको हम क्या कहते हैं, यूनिपोटेंट। एडवांटेजेस ऑफ IPSCs। अब ये IPSCs क्या आते हैं, इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ये मैंने आपको बताया है कि ये वो सेल्स होते हैं जो लेबॉर्ट्री के अंदर साइंटिस्ट खुद क्या करते हैं, रेडी करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी मदद से आप किसी भी तरह का सेल्स बना सकते हैं, और इससे जो है ना, जो ह्यूमन के साथ एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल्स होते हैं ना बेटे, ये तो आपको पता है कि एम्ब्रियो के अंदर ही होते हैं, ठीक है। तो एथिकल रीजंस की वजह से आप इनको तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो उस मसले का जो हल है, यानी स्टेम सेल हम नहीं ले सकते, हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एथिकली गलत है, ये एथिकली रॉन्ग है। मतलब कि एक रूह जो है, एक जो छोटा जानदार है, आप उसको मार के उसके सेल लेके आप किसी में और जगह में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जो एम्ब्रियो होता है वो एक तरह के एक पूरा जानदार ही होता है, बेशक उसकी भी पैदाइश नहीं होती, लेकिन एक तरह से वो पूरा एक जानदार होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है। तो जिस चीज़ के अंदर रूह होती है उसको हम एज अ मुस्लिम जो है वो हम ये एथिकल नहीं समझते, ये चीज़ ठीक नहीं समझते कि हम उसको मार दें और उसके सेल को इस्तेमाल करके हम कहीं और इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हम कहते हैं ये जो हम लेबॉर्ट्री के अंदर चीज़ें सेल बना रहे हैं ना, तो हम इन्हीं को इस्तेमाल करके जो है वो बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। तो इससे जो एथिकल कंसर्न है वो भी नहीं होगा, और इसको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जो ऑर्गन्स बनते हैं, एक सेल आप लें, एक स्टेम सेल, और उससे पूरा, फॉर एग्जांपल आपने स्टमक बनवाना है या आपने लिवर बनवाना है या जो भी आपने ऑर्गन बनाना है, आप इससे बनवा सकते हैं। लेकिन इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। पहला है ये है कि इस सारे जब हम लेबॉर्ट्री के अंदर इन सेल्स को बना रहे होते हैं ना, IPCs जो होते हैं, तो इस दौरान हम वायरसेस इस्तेमाल करते हैं। आपको शायद पता हो, उन वायरसेस का नाम होता है रिट्रोवायरसेस। अब ये रिट्रोवायरसेस जो होते हैं ये हम जीन्स की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि रिट्रोवायरस असल में कैंसर कॉजिंग वायरस होते हैं। ये आपके जिस्म के अंदर कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपकी मर्ज़ी की जीन तो वो डाल रहा है, लेकिन साथ साथ अगर उसने अपना DNA डाल दिया तो आपको कोई भी कैंसर से नहीं बचा सकता। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक डिसएडवांटेजेस वाली बात है, तो ये इसका नुकसान है। लास्ट टॉपिक है एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन इनसाइड, साइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर मूव करना। फॉर एग्जांपल ये सेल है और बाहर से कोई चीज़ अंदर जाना चाहती है, तो जिस तरीके से जाती है, एक मेथड होता है जिसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। उसमें होता ये है कि जैसे ये चीज़ है, फूड है या कोई भी चीज़ है, तो ये पहले आएगी सेल के करीब, ठीक है, और सेल की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगी। इन्वेजिनेट होने के बाद ये वेजिकल बना के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब जो एंडोसाइटोसिस है ये दो तरह की होती है, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस तब है जब कोई सॉलिड चीज़ अंदर जा रही है, लेकिन जब कोई लिक्विड चीज़ अंदर जाएगी तो उसको क्या कहते हैं, पिनोसाइट्स कहते हैं। अब फैगोसाइटोसिस में क्या है, फैगोसाइट्स है जो हमारे लिवर सेल्स होते हैं वो सेल्स को इनगल्फ कर लेते हैं, जैसे अमीबा हो गया या वाइट ब्लड सेल हो गया। जैसे बेटे ये आपके सामने जो एग्जांपल है ये किसकी है, अमीबा की है, ठीक है। ये इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कहते हैं सूडोपोडिया। क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। पोडिया फीट को कहते हैं, पाँव को सूडो कहते हैं, फॉल्स नकली। अब ज़ाहिर है इनके पास मूव करने के लिए फीट तो नहीं रहते, लेकिन ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, सूडोपोडिया। अब फॉर एग्जांपल कोई अमीबा के अंदर किसी चीज़ ने अंदर आना है, ठीक है, ये अंदर आना चाहती है, तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, एक फॉल्स फीट बनेगा ऐसे करके, और ये फूड पार्टिकल है ये अंदर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। पिनोसाइट जो होते हैं वो ड्रिंकिंग ऑफ सेल, यानी जब लिक्विड ने अंदर जाना होता है, कोई हार्मोन है, कोई आइन है, एंजाइम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस।
लास्ट में एक्सो, मतलब ये एक सेल है, सेल में एक चीज़ है, इसने बाहर जाना है, तो एक्सो मीन आउटसाइड, बाहर जाना, ठीक है। तो ये सेल, ये चीज़ क्या करेगी, सेल से बाहर चली जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये सेल है, ये इसके अंदर कोई फूड है या वेस्ट है, ये बाहर जाना चाहती है, तो जब ये इधर आएगी तो ये मेम्ब्रेन इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगी ऐसे करके, ठीक है। और जो लिक्विड है, जो भी मटेरियल बाहर भेजना है वो इस तरह क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा।